आसान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें, जिससे नए नए वीडियो मिल सके। आज अपने आसान हिंदी चैनल में आप पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार की कहानी जाह्नवी। आइए इससे पहले जान लें जाह्नवी है क्या। हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी कहानीकार जैनेंद्र कुमार की यह प्रसिद्ध कहानी है। जैनेंद्र कुमार ने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं, उनमें से यह एक है। उनका पहला कहानी संग्रह 1930 में आया था, जिसका नाम था फांसी। जाह्नवी कहानी जो है 1955 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में एक स्त्री के विषय में बताया गया है जो टूटे हुए प्रेम की शिकारी है, यानी टूटे हुए प्रेम का शिकार है। उसने प्रेम किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसके जीवन में क्या बदलाव आता है वो प्रतीक्षारत है। उसी प्रतीक्षा के क्षणों की दास्तान है यह कहानी जाह्नवी। जाह्नवी शब्द गंगा का पर्याय भी है, लेकिन यहाँ पर एक स्त्री को जाह्नवी कहकर संबोधित किया गया है, जो कि इस कहानी की प्रमुख पात्र है। उसी पात्र के इर्द गिर्द पूरी कहानी का कथानक घूमता हुआ दिखाई देता है। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। आज तीसरा रोज है, रोज माने दिन, तीसरा नहीं चौथा रोज है। वह इतवार की छुट्टी का दिन था। सवेरे उठा और कमरे से बाहर की ओर झाँका तो देखता हूँ मोहल्ले के एक मकान की छत पर काँव काँव करते हुए कौवों से घिरी हुई एक लड़की खड़ी है। खड़ी खड़ी बुला रही है, कौवो आओ, कौवो आओ। कौवे बहुत काफ़ी आ चुके हैं, पर और भी आते जाते हैं। वे छत की मुंडेर पर बैठ अधीरता से पंख हिला हिलाकर बेहद शोर मचा रहे हैं। फिर भी उन कौवों की संख्या से लड़की का मन जैसे भरा नहीं है। बुला ही रही है, कौवो आओ, कौवो आओ। देखते देखते छत की मुंडेर कौवों से बिल्कुल काली पड़ गई। उनमें से कुछ अब उड़ उड़कर उसकी धोती से जा टकराने लगे। कौवों के खूब आ गिरने पर लड़की मानो उन आमंत्रित अतिथियों के प्रति गाने लगी, कागा चुन चुन खाइयो। गाने के साथ उसने अपने हाथ की रोटियों में से तोड़ तोड़ कर नन्हे नन्हे टुकड़े भी चारों ओर फेंकने शुरू किए। गाती जाती थी, कागा चुन चुन खाइयो। वह मग्न मालूम होती थी और अनायास उसकी देह थिरक कर नाच सी जाती थी। कौवे चुन चुन कर खा रहे थे और वह गा रही थी, कागा चुन चुन खाइयो। आगे वह क्या गाती है, कौवों की काँव काँव और उनके पंखों की फड़फड़ाहट के आगे वह क्या गाती है, फड़फड़ाहट के मारे सुनाई न दिया। कौवे लपक लपक कर मानो छूटने से पहले उसके हाथों से टुकड़ा छीन ले रहे हैं। वे लड़की के चारों ओर ऐसे छा रहे थे मानो वे प्रेम से उसको ही खाने को उद्यत हों। और लड़की कभी इधर कभी उधर झुककर घूमती हुई ऐसे लीन भाव से गा रही थी कि जाने क्या मिल रहा हो। रोटी समाप्त होने लगी। कौवे भी यह समझ गए। जब अंतिम टुकड़ा हाथ में रह गया तो वह गाती हुई उस टुकड़े को हाथ में फहराती हुई जोर से 2-3-4 चक्कर लगा उठी। फिर उसने वो टुकड़ा ऊपर आसमान की ओर फेंका, खाओ कौवो, खाओ कौवो, खाओ। और बहुत से कौवे एक साथ उड़कर उसे लपकने झपटे। उस समय उन्हें देखती हुई लड़की मानो आनंद में चीखती हुई से आवाज़ में गा उठी, दो नैना मत खाइयो, मत खाइयो, पीऊ मिलन की आस। रोटियां खत्म हो गईं, कौवे उड़ गए। लड़की एक एक कर उनको उड़कर जाता हुआ देखने लगी। पल भर में छत कोरी हो गई। कोरी यानी साफ या खाली। अब वह आसमान के नीचे अकेली अपनी छत पर खड़ी थी। आसमान बहुत से मकानों की आसपास बहुत से मकानों की बहुत सी छतें थीं। उन पर कोई होगा कोई न होगा, पर लड़की दूर अपने कौवों को उड़ते जाते हुए देखती रह गई। गाना समाप्त हो गया। धूप अभी फूटी ही थी
आसमान गहरा नीला था। लड़की के ओठ खुले थे, दृष्टि स्थिर थी, जाने भूली सी वो क्या देखती रह गई थी। थोड़ी देर बाद उसने मानो जागकर अपने आसपास के जगत को देखा। इसी की राह में क्या मेरी ओर भी देखा भी हो, पर शायद मैं उसे नहीं दिखा था। उसके देखने में सचमुच कुछ दिखता ही था, यह मैं कह नहीं सकता, पर कुछ ही पल के अनंतर वह मानो वर्तमान के प्रति, वास्तविकता के प्रति चेतन हो गई। तब फिर बिना देर लगाए चट चट उतरती हुई वह नीचे अपने घर में चली गई। मैं अपनी खिड़की में खड़ा खड़ा चाहने लगा कि मैं भी देखूं कि कौवे कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं और वे कितनी दूर चले गए हैं। क्या वे कहीं दिखते भी हैं? पर मुश्किल से मुझे एक ही कौवे दिखे। वो निरर्थक भाव से यहाँ बैठे थे या वहाँ उड़ रहे थे। वे मुझे मूर्ख और घिनौने मालूम हुए। उनकी काली देह और काली चोंच मन को बुरी लगी। मैंने सोचा कि नहीं, अपनी देह में कौवों से नहीं नचवाऊंगा। छी, घुन कर इन्हीं के खाने के लिए क्या मेरी देह है? मेरी देह और कौवे, छी। जान पड़ता है खड़े खड़े मुझे काफ़ी समय खिड़की पर हो गया, क्योंकि इस बार देखा कि ढेर के ढेर कपड़े कंधे पर लादे वही लड़की फिर उसी छत पर आ गई है। इस बार वह गाती नहीं है, वहाँ पड़ी एक खाट पर उन कपड़ों को पटक देती है और उन कपड़ों में से एक एक को चुनकर फटक कर वही छत पर फैला देती है। छोटे बड़े उन कपड़ों की गिनती काफ़ी रही होगी। वे उठाए जाते रहे, फटके जाते रहे, फैलाए जाते रहे, पर उनका अंत ही आता न दिखा। आखिर जब खत्म हो गए तो लड़की ने सिर पर आए हुए धोती के पल्ले को पीछे किया। उसने एक अंगड़ाई ली, फिर सिर को जोर से हिलाकर अनबंधे अपने बालों को छिटका लिया और धीमे धीमे वहीं डोलकर उन बालों पर हाथ फेरने लगी। कभी बालों की लट को सामने लाकर देखती, फिर उसी को लापरवाही से पीछे फेंक देती। उसके बाल गहरे काले और लंबे थे। मालूम नहीं उसे अपने इस वैभव पर सुख था या दुख था। कुछ देर वह उंगलियां फेर फेर कर अपने बालों को इकट्ठा समेट कर झटपट जोड़ा सा बांध पल्ला सिर पर खींच वह नीचे उतर गई। इसके बाद मैं खिड़की पर नहीं ठहरा। घर में छोटी साली आई हुई है, इसी शहर के दूसरे भाग में रहती है और ब्याह न करके कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा, सुनो, यहाँ आओ। उसने हंसकर कहा, यहाँ कहाँ? खिड़की के पास आकर मैंने पूछा, क्यों जी, जानवी का मकान जानती हूँ? जानवी? क्यों, वो कहाँ है? मैं क्या जानता हूँ कहाँ है, पर देखो वह घर तो उसका नहीं है। उसने कहा, मैंने घर नहीं देखा, इधर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया है। चलो अच्छा है, मैंने कहा और उसे जैसे जैसे टाला, क्योंकि वो पूछने टाछने लगी थी कि क्या काम है। जानवी को मैं क्या और कैसे क्यों जानता हूँ। सच ये था कि मैं रत्ती भर उसे नहीं जानता था। एक बार अपने ही घर में इसी साली की कृपा और आग्रह पर एक निगाह एक को देखा था। बताया गया था कि वह जानवी है और मैंने अनायास स्वीकार कर लिया था कि अच्छा, वह जानवी होगी। उसके बाद की सच्चाई यह है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि उस जानवी का क्या बन गया और क्या नहीं बना, पर किसी सच्चाई को बहनोई के मुंह से सुनकर स्वीकार कर ले तो साली क्या, इस पर सच्चाई ऐसी कि नीरस। पर ज्यों त्यों मैंने टाला। बात बात में मैंने कहना भी चाहा कि ऐसी ही तुम जानवी को जानती हो, ऐसी ही तुम साथ पढ़ती थी कि जरा बात पर कह दो। मालूम नहीं, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया और आज बुध भी होकर चुका रहा है। चौथा रोज है। हर रोज सवेरे खिड़की पर दिखता है कि कौवे काँव काँव छीन झपट कर रहे हैं और वह लड़की उन्हें रोटी के टुकड़ों के मिस कह रही है। मिस का थता लिए कागा चुन खाइयो। मुझको नहीं मालूम कि कौवे जो कुछ उसका खाएंगे, उसे कुछ भी उसकी सोच है,
कौओं को बुला रही है, कौओ आओ, कौओ आओ। साग्रह कह रही है, कौओ आओ, कौओ आओ। वो खुश है कि कौवे आ गए हैं और वो खा रहे हैं। पर एक बात है कि वो कौओं जो तन 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 चुन चुन कर खा लिया जाएगा, उसको खा लेने में मेरी अनुमति है। वो खा खो कर तुम सब निपटा देना, लेकिन ये मेरे भाई कौओं, इन दो नैनों को छोड़ देना, इन्हें कहीं मत खा लेना। क्या तुम नहीं जानते कि उन नैनों में एक आस बसी है जो पराये के बस है। वे नैना पीऊ की वो बाट में है, बाट में प्रतीक्षा में। ये कौओं वे मेरे नहीं हैं, मेरे तन के नहीं हैं, वे पीऊ की आस को बनाए रखने के लिए हैं। सो उन्हें छोड़ देना। आज सवेरे भी मैंने यह सब कुछ देखा। कौओं को रोटी खिलाकर वह उसी तरह नीचे चली गई। फिर छोटे बड़े बहुत से कपड़े धोकर लाई, उसी भांति उन्हें झटक कर फैला दिया। वैसे ही बाल छितरा कर थोड़ी देर डोली, फिर सहसा ही उन्हें जूड़े में संभाल कर नीचे भाग गई। जाह्नवी को घर में एक बार देखा था। पत्नी ने उसे खास तौर पर देख लेने को कहा था और उसके चले जाने पर पूछा था, क्यों, कैसी है? मैंने कहा था बहुत भली मालूम होती है, सुंदर भी है, पर क्यों? अपने बिरजू के लिए कैसी रहेगी? बिरजू दूर के रिश्ते में मेरा भतीजा होता है, इस साल एमए में पहुंचा है। मैंने कहा, अरे ब्रजनंदन, वह उसके सामने बच्चा है। पत्नी ने अचरज से कहा, बच्चा है? 22 बरस का तो हो गया। 22 बरस का तो हुआ, 22 छोड़ 42 का भी हो जाए। देखा नहीं कैसे ठाठ से रहता है। यह लड़की देखो कैसी बस सफ़ेद साड़ी पहनती है। बिरजू इसके लायक कहाँ है? यूँ भी कह सकती हो कि वह बेचारी लड़की बिरजू के ठाठ के लायक नहीं है। बात मेरी कुछ सही कुछ व्यंग थी। पत्नी ने उसे कान पर भी न लिया। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि पत्नी जी की कोशिशों से जाह्नवी के माँ के द्वारा बाप से काफ़ी आगे तक बढ़कर बातें कर ली गई हैं। शादी के मौके पर क्या देना होगा, क्या लेना होगा, एक एक कर सभी बातें पेशगी तय होती जा रही हैं। इतने में सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जब बात कुल किनारे पर आ गई, तभी हुआ ये क्या कि हमारे ब्रजनंदन के पास एक पत्र आ पहुंचा। उस पत्र के कारण एकदम सब चौपट हो गया। इस रंग में भंग हो जाने पर हमारी पत्नी जी का मन पहले तो गिर कर छूट सा होता जान पड़ा, पर फिर वह उसी पर बड़ी खुश मालूम होने लगी। मैं तो मानो इन मामलों में अनावश्यक प्राणी हूँ ही, कानों कान मुझे खबर तक न हुई। जब हुई तो इस तरह, पत्नी जी एक दिन सामने आ धमकी, बोली, ये तुमने जाह्नवी के बारे में पहले से क्यों नहीं बतलाया? मैंने कहा, जाह्नवी के बारे में मैंने पहले से क्या नहीं बतलाया भाई? यह कि वह कैसी है। मैंने पूछा, ऐसी कैसी? उन्होंने कहा, बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा, अरे ये तो कोई हाई कोर्ट का जज भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन आखिर जाह्नवी के बारे में मुझे क्या क्या मालूम है, ये तो मालूम हो। श्रीमती जी ने अकृत्रिम आश्चर्य से कहा, बिरजू के पास खत आया है? सो तुमने कुछ नहीं सुना? आजकल की लड़कियां बस कुछ ना पूछो। ये तो चलो भला हुआ कि मामला खुल गया, नहीं तो क्या मामला कहाँ कैसे खुला और भीतर से क्या कुछ रहस्य बाहर हो पड़ा, सो सब बिना जाने मैं क्या निवेदित करता। मैंने कहा, कुछ बात साफ भी कहो। उन्होंने कहा, वह लड़की आसनाई में फंसी थी। आसनाई यानी प्रेम। पढ़ी लिखी सब एक जात की होती हैं। मैंने कहा, सबकी जात बिरादरी एक हो जाए तो बखेड़ा चले, लेकिन असल बात भी तो बताओ। असल बात जाननी है तो जाकर पूछो उसकी महतारी से। भली समझिन बनने चली थी वो तो मुझे पहले ही से दाल में काला मालूम होता था, पर देखो ना कैसी सीधी भोली बातें करती थी। वह तो देर क्या थी, सब हो ही चुका था, बस लगन मुहूर्त की बात थी। राम राम, भीतर पेट में वह कैसी कालिख रखे हैं मुझे पता ना था। चलो आखिर परमात्मा ने इज्जत बचा ली। वह लड़की घर में आ जाती तो मेरा मुंह अब दिखने लायक नहीं रहता। मेरी पत्नी का मुख क्यों किस भांति दिखने लायक ना रहता, उसमें क्या विकृति आ रहती।
सो उनकी बातों से समझ में न आया। उनकी बातों में रस कई भांति का मिला, तथ्य न मिला। कुछ देर बाद उन बातों से मैंने तथ्य पाने का यत्न ही छोड़ दिया और चुपचाप पाप पुण्य, धर्म अधर्म का विवेचन सुनता रहा। पता लगने पर मालूम हुआ कि ब्रजमोहन के पास खुद लड़के यानी जानवी का पत्र आया था। पत्र मैंने देखा। उस पत्र को देखकर मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर वह मेरी लड़की होती तो मुझे अपना सौभाग्य मालूम नहीं हुआ कि जानवी मेरी लड़की नहीं है। उस पत्र की बात कई बार मन में उठी है और घुमड़ती रह गई। ऐसे समय चित्त का समाधान उड़ गया और मैं शून्य भाव से हमें जो शून्य चारों ओर से ढके हुए हैं उसकी ओर देखता रह गया हूँ। पत्र बड़ा नहीं था, सीधे साधे ढंग से उसमें यह लिखा था कि आप जब विवाह के लिए यहाँ पहुँचेंगे तो मुझे प्रस्तुत भी पाएंगे, लेकिन मेरे चित्त की हालत इस समय ठीक नहीं है और विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठान की पात्रता मुझ में नहीं है। एक अनुगता आपको विवाह द्वारा मिलनी चाहिए, वह जीवन संगिनी भी हो। ये मैं हूँ या हो सकती हूँ, इसमें मुझे बहुत संदेह है। फिर भी अगर आप चाहें, आपके माता पिता चाहें तो प्रस्तुत मैं हूँ। विवाह में आप मुझे लेंगे और स्वीकार करेंगे तो मैं अपने को दे ही दूँगी। आपके चरणों की धूल माथे से लगाऊंगी, आपकी कृपा मानूंगी, कृतज्ञ होंगी। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला या वाली। पर निवेदन है कि यदि आप मुझ पर से अपनी मांग उठा लेंगे, मुझे छोड़ देंगे, तो भी मैं कृतज्ञ होंगी। निर्णय आपके हाथ है, जो चाहें करें। मुझे ब्रजनंदन पर आश्चर्य आकर भी आश्चर्य नहीं होता। उसने दृढ़ता से साफ कह दिया कि मैं यह शादी नहीं करूँगा। लेकिन उसने मुझसे अकेले में यह भी कहा कि चाचा जी, मैं और विवाह करूँगा ही नहीं, करूँगा तो उसी से करूँगा। उस पत्र को वह अपने से अलहदा नहीं करता है, अलहदा यानी अलग। और देखता हूँ कि उस ब्रजनंदन का ठाट बाट आप ही कम होता जा रहा है, सादा रहने लगा है और अपने प्रति सागर्व बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पहले विजेता बनना चाहता था, अब विनवानत दिखता है, यानी विनय से अवनत दिखता है और आवश्यकता से अधिक बात नहीं करता। एक बार प्रदर्शनी मिल गया, मैं तो देखकर हैरत में रह गया। ब्रजनंदन एकाएक पहचाना भी न जाता था। मैंने कहा, ब्रजनंदन कहो क्या हाल है? उसने प्रणाम करके कहा, अच्छा है। वह मेरे घर पर भी आया। पत्नी ने उसे बहुत प्रेम किया और बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि ऐसी लड़की से शादी होने से चलो भगवान ने समय पर रक्षा कर दी। जानवी नाम की लड़की की एक एक छिपी बात बिरजू की चाची को मालूम हो गई है। वह बातें ओह कुछ न पूछो। बिरजू भैया मुँह से भगवान किसी की बुराई न करावे, लेकिन फिर कहा, भाई अब बहू के बिना काम कब तक हम चलाएं, तो ही बता। क्यों रे, अपनी चाची को बुढ़ापे में भी तो आराम नहीं देगा? सुनता है कि नहीं? ब्रजनंदन चुपचाप सुनता रहा। पत्नी ने कहा, और यह तुझे क्या हो गया? अपने चाचा की बातें तुझे भी लग गई हैं क्या? न ढंग के कपड़े, न रीत की बातें। उन्हें तो अच्छे कपड़े लत्ते शोभते नहीं हैं, तू क्यों ऐसा रहने लगा रे? ब्रजनंदन ने कहा, कुछ नहीं चाची, और कपड़े घर रखे हैं। अकेले पाकर मैंने भी उससे कहा, ब्रजनंदन बात तो सही है, अब शादी करके काम में लगना चाहिए और घर बसाना चाहिए, है कि नहीं? ब्रजनंदन ने मुझे देखते हुए बड़े बूढ़े की तरह कहा, अभी तो उम्र पड़ी है चाचा जी। मैंने इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया।
अब खिड़की के पार इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को भी सवेरे ही सवेरे छत पर नित्य रोटी की मिस कौओं को पुकार पुकार कर बुलाने खिलाने वाली यह जो लड़की देख रहा हूँ, सो क्या जानवी है? जानवी को मैंने एक ही बार देखा है, इसलिए मन को कुछ निश्चय नहीं होता। कद भी इतना ही था, लावण्य भी शायद उस जानवी में अधिक था, पर यह वह नहीं है। जानवी नहीं है, ऐसी दिलासा में मन को तनिक भी नहीं दे पाता हूँ। सवेरे सवेरे इतने कौवे बुला लेती है कि खुद दिखती ही नहीं। सवेरे सवेरे इतने कौवे बुला लेती है कि खुद दिखती ही नहीं। काले काले वे दिखते हैं और वे भी उसके चारों ओर ऐसी छीना झपट सी करते हुए उड़ते रहते हैं, मानो बड़े स्वाद से, बड़े प्रेम से चौंथ चौंथ कर उसे खाने के लिए आपस में बदाबदी मचा रहे हैं। बदाबदी का मतलब होता है होड़ या प्रतिस्पर्धा। पर उनसे घिरी वह कहती है, आओ कहो आओ। जब वे आ जाते हैं तो गाती है, कागा चुन चुन खाइयो। और जब जाने कहाँ कहाँ के कौवे इकट्ठे काँव काँव करते हुए चुन चुन कर खाने लगते हैं और फिर भी खाओ खाओ करके उससे भी ज़्यादा मांगने लगते हैं, तब वो चीख मचाकर चिल्लाती है, ओरे कागा नहीं, यह दो नैना मत खाइयो पियो की आस। समाप्त। आसान हिंदी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें, जिससे नए नए वीडियो मिल सके।